नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के लोधी वंश के शासकों की श्रृंखला में द्वितीय शासक यानी कि जो दूसरा शासक है सिकंदर लोधी, उस पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो सिकंदर लोधी के बारे में हम कह सकते हैं कि उसने किस तरह से सिंहासनारोहण किया या किस तरह से उसका सिंहासनारूढ़ वह हुआ। बहलोल लोधी की कहते हैं मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों की जब बात चली तो अमीरों में बहुत ज़्यादा मतभेद उठ खड़े हुए थे। एक दल तो उसके छोटे पुत्र निजाम खां को सुल्तान बनाना चाहता था, तो दूसरा जो दल था वह अधिक शक्तिशाली भी था और बहलोल के बड़े पुत्र जो थे और जौनपुर का सूबेदार जो बारबक शाह को सिंहासन पर बैठाना चाहता था। कहते हैं यह दल निजाम खां का केवल इस आधार पर कि वह एक सुनारिन का लड़का था सुल्तान बनाने के वो विरुद्ध थे। अतः इस प्रश्न को सुलझाने के लिए अफगान अमीरों ने एक विशेष सभा बुलाई। कहता है सभा में जब निजाम खां की मां ने अपने पुत्र के पक्ष में कुछ अपील की तो दूसरे पक्ष का जो मुख्य नेता था ईसा खां, उसने मृत सुल्तान का चचेरा भाई भी था, वो अत्यधिक क्रुद्ध हो गया और उसने निजाम खां की मां को गालियां देते हुए बहुत से अशिष्ट व्यवहार किया। इसका परिणाम क्या हुआ, जो बहुत से अमीर निजाम खां के विरुद्ध थे वो उसके समर्थक बन गए और जिनमें खाने खां फरमुल्ली जो कहते हैं नामक एक प्रमुख सरदार भी था जो उसका समर्थक बन गया था, और वजीर खाने आजम उमर खां सरवानी पहले से ही निजाम खां का समर्थक था। बाद में खाने जहां लोधी नामक एक अन्य प्रमुख सरदार भी निजाम खां का समर्थक बन गया। इन सब अमीरों के सहयोग से 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। अब जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने समस्याएं खड़ी मिली उसे। कहते हैं सिकंदर सिंहासन पर तो बैठ गया परंतु उसे सुल्तान बनते ही अनेक समस्याओं को हल करने की तरफ पूरा ध्यान लगाना पड़ गया था। उसकी पहली समस्या तो यह थी कि अफगान सरदारों को यह दिखाना था कि वह एक सुनारिन का पुत्र होते हुए भी किसी विशुद्ध अफगान से कम नहीं है। इससे भी गंभीर समस्या उसके सामने एक और थी बारबक शाह की, जो कि जौनपुर में दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और सिंहासन को हस्तगत करने के लिए अवसर की ताक में था। नेक्स्ट जो समस्या है उसकी, वो अफगान अमीरों का दमन करके सुल्तान की प्रभुत्व को स्थापित करना था, जो कि बहलोल लोधी के समय में लास्ट में खत्म हो चुकी थी। अगली समस्या थी ग्वालियर की, बयाना जैसे क्षेत्रों की थी, जहां के शासक पुनः दिल्ली से संबंध तोड़ने की तैयारी में जुटे हुए थे। और अंतिम समस्या हम कह सकते हैं कि रिक्त राजकोष की थी, क्योंकि बहलोल की अतिशय उदारता के कारण राजकोष जो है वो खाली हो चुका था और धन के अभाव में सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाना बहुत ही कठिन काम था। उसकी गृह नीति पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले उसने विरोधी सरदारों का दमन किस तरह से किया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सुल्तान बनने के बाद सिकंदर ने सबसे पहले अपने चुनाव का विरोध करने वाले सरदारों का दमन करके अपने समर्थकों की शक्ति बढ़ाने का उसने प्रयास किया। उसका चाचा आलम खां, जो कि रापड़ी और चंदावर का जागीरदार और सिंहासन का एक दावेदार था, अपनी शक्ति बढ़ाकर स्वतंत्र होने की ताक में था। सिकंदर ने चाचा को रापड़ी में घेरा और आलम खां कहते हैं परंतु जो आलम खां है वहां से भागकर ईसा खां की शरण में चला गया। अब सिकंदर ने क्या किया कि ईसा खां जो सिकंदर के विरोधी गुट का प्रमुख नेता था, उसने कूटनीति से काम लेते हुए सिकंदर ने आलम खां को ईसा खां से पृथक कर इटावा का सूबेदार नियुक्त कर उसे अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद सिकंदर ने ईसा खां पर आक्रमण किया और उसे परास्त करने में वह सफल रहा। कहते हैं युद्ध में लगे घावों से ईसा खां की कुछ दिनों बाद ही मृत्यु हो गई थी। तब सिकंदर ने उसकी शमशाबाद की जागीर अपने समर्थक राजा गणेश को प्रदान कर दी थी। उसके पश्चात उसने अपने चचेरे भाई आजम हुमायूं की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि वह भी सिंहासन का एक दावेदार था। सिकंदर ने सरलता के साथ उसे भी परास्त किया और उसकी कालपी की जागीर अपने अनुयायी मोहम्मद खान लोधी को उसने प्रदान कर दी। इसके बाद उसने एक अन्य विरोधी अमीर झातरा के तातर खां को परास्त किया, परंतु उसके प्रति दयापूर्ण व्यवहार किया और उसकी जागीर उसको उसने वापस लौटा दी। इस प्रकार एक वर्ष की अवधि में ही सिकंदर ने अपने विरोधी अमीरों को दबाने और अपने पक्ष में लाने में सफलता प्राप्त कर ली और अपने चुनाव के औचित्य को उसने सिद्ध और सही कर दिखाया।
गृह नीति में अब दूसरा हम बिंदु ले सकते हैं कि बारबक शाह का उसने किस तरह से दमन किया। कहते हैं सिकंदर अपने बड़े भाई बारबक शाह के साथ अच्छे संबंध रखने का इच्छुक था, परंतु राजतंत्र से उत्पन्न होने वाले संकट से भी वह सुपरिचित था। अतः उसने बारबक शाह के पास कहते हैं एक शांति दूत भिजवाया और ये कहलवाया कि वह नाम मात्र के लिए दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ले और जौनपुर पर वह अपने एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करता रहे। परंतु बारबक शाह ने सिकंदर की कहते हैं उदारता को कमजोरी समझा और उसके प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया। और जबकि वास्तविकता यह थी कि बारबक शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली थी और प्रस्ताव को ठुकराने के बाद सेना सहित उसने दिल्ली की तरफ कूच भी कर लिया था। तब सिकंदर को भी उसका सामना करने के लिए दिल्ली से कूच करना पड़ा था। कहते हैं कन्नौज के निकट दोनों भाइयों के मध्य भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसमें बारबक शाह परास्त हुआ और बदायूं की तरफ भाग गया। सिकंदर ने बदायूं को घेरकर अपने भाई को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। कहते हैं पराजित भाई के साथ उसने सिकंदर ने यानी कि उदारता का व्यवहार किया और उसे पुनः जौनपुर का नाम मात्र का सुल्तान बना दिया। कहते जौनपुर के मुख्य जो जागीरों में उसने अपने अनुयायियों को नियुक्त किया और बारबक शाह के दरबार और महलों में भी उसने अपने गुप्तचर लगा दिए थे ताकि उसे अपने भाई की गतिविधियों की पूरी जानकारी मिलती रहे। कुछ समय बाद कहते हैं जौनपुर के भूतपूर्व शर्की सुल्तान हुसैन शाह के भड़काने पर जौनपुर के पुराने जमींदारों ने विद्रोह कर दिया, जिन्हें दबाने में बारबक शाह असफल रहा। जौनपुर छोड़कर वो लखनऊ भाग गया था, परंतु सिकंदर ने जैसे ही सूचना ये पाई तो उसने तत्परता से कदम उठाते हुए विद्रोह का दमन किया और बारबक शाह को एक बार पुनः जौनपुर का शासक नियुक्त किया, परंतु यह नितांत ही अयोग्य निकला। कुछ दिनों बाद हिंदू सरदारों ने विद्रोह किया, बारबक शाह पुनः जौनपुर छोड़कर भाग गया। इस बार भी सिकंदर ने विद्रोह का दमन किया। अब सिकंदर ने बारबक शाह को अपदस्थ कर दिया और कारागार में डाल दिया और जौनपुर में उसने अपना नया सूबेदार नियुक्त किया। अब हम उसकी गृह नीति में देखते हैं कि उसने अफगान अमीरों को कैसे नियंत्रित किया। कहते हैं अपने विरोधियों का दमन करने के बाद सिकंदर अपने अफगान सरदारों को उचित अनुशासन में लाने और ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के कार्य में जुट गया था। कहते सिकंदर की इच्छा राज्य व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना अफगान सरदारों की कबीलाई स्वतंत्रता और व्यक्तिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना था, ताकि वे मिलजुल कर भारत में पठान जाति के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना सामूहिक योगदान दे सकें। तो इस दिशा में उसका पहला कदम क्या था कि उसने अपने सूबेदारों और अन्य अधिकारियों से आय व्यय के हिसाब की मांग करना शुरू कर दिया था। इस हिसाब की सतर्कता के साथ जांच की जाने लगी और हिसाब में गड़बड़ करने वाले और या सरकारी धन का गबन करने वालों को सख्त सजा दी जाने लगी। सिकंदर की इस कार्यवाही से अफगान सरदार जो थे वो उसके विरोधी बन गए, परंतु सिकंदर उन्हें दबाने में सफल रहा। जौनपुर के सूबेदार मुबारक खान लोधी, जो कि उसका एक विश्वस्त सरदार था, ने भी जब सरकारी धन का गबन किया तो सुल्तान ने उसे भी कठोर दंड दिया और गबन की गई राशि लौटाने के लिए उसे बाध्य कर दिया। सिकंदर ने दरबार में और दरबार के बाहर सुल्तान का उचित सम्मान करने के लिए अमीरों को विवश किया। वह अपने अमीरों का अशिष्ट या असम्मानपूर्ण आचरण सहन करने को तैयार नहीं था और ऐसा करने वालों को तुरंत सख्त सजा वह दे देता था। असंतुष्ट अफगान सरदारों ने सिकंदर के स्थान पर उसके भाई फतेह खां को सुल्तान बनाने का षड्यंत्र रचा था, परंतु षड्यंत्र अमल में लाया जाता उससे पहले ही सिकंदर को इसकी जानकारी मिल चुकी थी और उसने तत्काल षड्यंत्र में शामिल 22 सरदारों को दरबार से निर्वासित कर दिया था। कहते हैं 1500 ईस्वी के आसपास कुछ सरदारों ने असगर के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोह कर दिया था, जिसे शीघ्र ही दबा दिया गया था और विद्रोह में सम्मिलित अमीरों को राजधानी से भी निर्वासित कर दिया गया था। इस प्रकार अपनी कठोर नीति और तुरंत कार्यवाही करके सुल्तान अपने अफगान सरदारों को नियंत्रण में रखने में सफल रहा। इससे आतंकित होकर कहते हैं बड़े से बड़े अधिकारी भी उसके फरमानों का उचित सम्मान करने लग गए थे और बहुत से अमीर तो 4-5 मील दूर चलकर उसके फरमान को भी स्वीकार करने लग गए थे।
अफगान सरदारों को ताज के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए सिकंदर ने उनमें उपाधियों के प्रति आकर्षण पैदा किया। उनमें खाने जहां, खान खाना, आजम हुमायूं जैसी उपाधियां वह प्रदान करने लगा। इसके अलावा उसने नकद वेतन के स्थान पर जागीरें देना शुरू किया और इन जागीरों से राजकीय करों के अलावा अन्य किसी प्रकार की मांग वह नहीं करता था। कहते हैं उनका मन बहलाने के लिए सिकंदर ने कभी कभी दावतों और विशेष समारोह में भी उनको आमंत्रित करना शुरू कर दिया था। शासक के रूप में कहते हैं अफगान सरदारों पर उसकी सफलता का बहुत कुछ श्रेय उसकी सक्रिय गुप्तचर व्यवस्था को जाता है। सुल्तान ने सार्वजनिक स्थानों, सरकारी दफ्तरों, सरदारों के घरों में भी अपने गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, जिनके द्वारा उसे घटनाओं की शीघ्र ही जानकारी मिल जाती थी। और अफगान सरदार क्या थे, वो समझने लग गए थे कि पता नहीं शायद सुल्तान के पास अलौकिक शक्तियां हैं। उसकी सफलता का एक अन्य कारण विरोधियों के प्रति अधिक कठोर नीति नहीं अपनाना था। उसने इस्लामी नियमों के अनुसार निष्पक्ष न्याय देने का प्रयास भी किया था। उसने व्यापार वाणिज्य की उन्नति के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करने वाले कई करों को हटा दिया था। कृषि को उसने प्रोत्साहन दिया। परिणाम क्या निकला कि जनता की भौतिक समृद्धि भी बढ़ी और उनके मन में भी सुल्तान के प्रति सम्मान की भावना का विकास हुआ। अब धार्मिक नीति के बारे में बात करें तो सिकंदर लोदी के लिए कहा जा सकता है कि वह एक धर्मांध शासक था। उसने अपनी बहुसंख्यक हिंदू जनता के प्रति धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाकर अपनी उपलब्धियों पर कलंक का धब्बा लगा दिया था। कहते हैं उसने एक बौद्धन नामक हिंदू को केवल यह कहने पर कि हिंदू धर्म उतना ही सच्चा है जितना कि इस्लाम, उसे मृत्यु दंड दे दिया था। उसने अपने शासनकाल में अनेक हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया, हिंदुओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए, यमुना के घाटों पर हिंदुओं को स्नान करने से मना कर दिया। एक आदेश, इस तरह के जो आदेश थे उनका उल्लंघन करने वालों को उसने कठोर सजाएं दी। उसने नाइयों को भी कह दिया कि हिंदुओं की दाढ़ियां नहीं बनानी है। उसने सख्ती के साथ हिंदुओं से जजिया कर भी वसूल किया। सैनिक अभियानों के समय मार्ग में कहते हैं जितने भी हिंदू मंदिर और मूर्तियां आते थे उन्हें वो ध्वंस कर देता था, मतलब तोड़ फोड़ देता था, और उनके स्थान पर उसने मस्जिदें खड़ी करवानी शुरू कर दी थी। ज्वालामुखी मंदिर जो कि नगरकोट का है, उसने उसको अपवित्र किया और मूर्ति के टुकड़े कर कसाईयों को सौंप दिए। क्या करें वो कसाई कि इन टुकड़ों का उपयोग वो मांस तोलने के बाटों के रूप में कर सके। निजामुद्दीन अहमद लिखते हैं कि इस्लाम में उसकी धर्मांधता इतनी अधिक थी कि वह इस दिशा में कहते हैं अतिशय की सीमा को भी पार कर गया था। उसकी धर्मांधता से गैर सुन्नी मुसलमान भी नहीं बच सके। उसने शिया मुसलमानों द्वारा निकाले जाने वाले ताजियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम स्त्रियों को संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया था। उसकी धर्मांधता का एक कारण शायद यह था कि वह एक सुनारिन का पुत्र था और उसके मन में हर समय अपने आप को एक विशुद्ध मुसलमान से बढ़ चढ़कर प्रदर्शित करने की भावना रही हो। जो भी कारण रहा हो, उसकी धर्मांधता ने उसकी बहुसंख्यक जनता को विरोधी बना दिया और सुल्तान उसकी सहानुभूति और समर्थन से वंचित हो गया था। अब सिकंदर लोदी की विदेश नीति को हम अगले व्याख्यान में शामिल करेंगे और साथ में ही फिर इब्राहिम लोदी को भी हम पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।